Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपके सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपके माइंड्स में इस समय बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि हमारे 70 मार्क्स कैसे आएंगे या 70 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आते हैं वो कैसे अपनी शीट्स में क्या लिखते हैं कि उनके 70 मार्क्स आ जाते हैं। वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितना लेंथी करके लिखते हैं, वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितना लेंथी करके लिखते हैं, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखते हैं कि 3 के 3 आ जाते हैं। वो जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म होता है तो वो मैकेनिज्म को कैसे प्रोसीड कराते हैं कि उनके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो आज ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर मेरी तो राइटिंग बहुत खराब है, खराब राइटिंग होगी तो क्या मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या राइटिंग की वजह से भी मार्क्स कम आ जाते हैं। और यहाँ पर कई बच्चों का डाउट होता है कि मैं लिख तो अच्छा लेता हूँ, पढ़ भी अच्छा लेता हूँ, लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो क्या केमिस्ट्री या साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं तो वहाँ मार्क्स कटते हैं या नहीं कटते हैं, और किस तरीके से हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कवर करें कि उन पर कैसे स्टेप में हमें मार्क्स मिल सकते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बोर्ड में मार्किंग होती है, और किस तरीके से ऑल ओवर टोटल बनता है, और कैसी आपकी बोर्ड की आंसर शीट होती है जिसमें आपको लिखना होता है। वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, दिखाऊंगा और एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आज के बाद आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड को लेकर, केमिस्ट्री के पेपर को लेकर, साइंस के पेपर को लेकर कोई डाउट नहीं रहने वाला है, लिखने को लेकर कोई डाउट नहीं रहने वाला है, हैंड राइटिंग से लेकर और आपकी हैंड राइटिंग कैसी हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर मार्क्स कटते हैं नहीं कटते हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आपकी जो आंसर शीट, बोर्ड में कुछ जो आंसर शीट आने वाली है वो कुछ इस तरीके की होगी, यानी आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेपर इस तरीके से होगा, और आपको यहाँ पर अपनी बेसिक एंट्रीज फिल करनी है जैसे आपने 10th क्लास में की थी। होप आपको ये सारी बेसिक एंट्रीज कवर करनी आती होंगी। सबसे पहले आप नाम, सब्जेक्ट कोड, OMR शीट में कवर कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आप यहां पर इस पार्ट पर एंट्री करते हैं आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, नाम होता है, सब्जेक्ट होता है, रोल नंबर होता है, ठीक है, सब कुछ फादर्स नेम होता है, और ये पेपर आपका यहां से कट कर दिया जाता है। ये पेपर आपका यहां से कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद CBSE बोर्ड इस पेपर को, इस वाले पार्ट को अपने पास रख लेता है। और अपने पास रखने के बाद, क्योंकि इस शीट पर आपका कहीं भी नाम की एंट्री नहीं होती है, केवल नाम की एंट्री इसलिए यहां पर होती है, स्कूल की एंट्री यहां पर होती है, तो नाम और स्कूल की एंट्री वाला पेपर CBSE बोर्ड अपने पास रख लेता है, और इस पर एक क्या करता है, यहां पर एक कोड लगा देता है, और जो कोड इस पेपर पर लगाता है वही कोड आपके इस पेपर पर लगा देता है, और ये फ्रंट पेपर आपको कट टीयर करके फाड़ कर वो अपने पास रख लेता है। और उसके बाद वो फ्रंट पेपर को फाड़ कर ये आपकी CBSE की जो आंसर शीट्स होती हैं वो कहां चली जाती हैं, वो सेंटर्स पर चली जाती हैं जहां पर आपकी आंसर शीट चेक होती हैं। इसका रीजन, इसको फाड़ कर रखने का और यहाँ कोड लगाने का रीजन ये होता है कि जहाँ सेंटर पर शीट्स गई हैं वहाँ सेंटर पर जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये शीट किस स्कूल से है और किस स्टूडेंट की है। तो ये इसलिए थोड़ी क्या कहते हैं कि अगर हम कहें कि यहाँ पर थोड़ी सी पारदर्शिता बनी रहे उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोड्स लगा दिए जाते हैं। अब जब ये फ्रंट पेपर आपका फट जाता है तो उसके बाद शीट्स आपकी कैसी दिखती है वो डिस्कस करते हैं, और कैसे 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट की शीट होती है वही मैं आपको यहाँ शो करने वाला हूं। तो सेकंड पार्ट, जब आपका ये फ्रंट कट जाता है और कोड लग जाता है तो आपकी शीट कुछ इस तरीके की रह जाती है। आप देख रहे हैं आपका यहां से फ्रंट पेपर जो था वो कट हो चुका है, और कट होने के बाद जो एग्जामिनर को शीट मिलती है वो कुछ इस फॉर्म में मिलती है। यहां पर आपकी केवल जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा होता है, आपके डे और डे लिखा होता है, और आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, और बेसिक एंट्री। ना यहाँ पर आपका कोई नाम होता है, ना यहाँ स्कूल का नाम होता है, जो कोड यहाँ डला था वही कोड यहाँ डला होता है। यहाँ कुछ ना कुछ कोड होता है जो एग्जामिनर के पास जाता है, और कोड को देखकर एग्जामिनर कभी नहीं पहचान पाएगा कि ये शीट कहाँ की है, कौन से स्कूल की है और किस बच्चे की है। जब इस शीट के बाद जो नेक्स्ट शीट आती है हमारे पास, वो नेक्स्ट, यानी अगर वो फ्रंट पेपर भी मैं यूं फोल्ड कर दूं तो ये पेपर होता है सेंट्रल बोर्ड की कॉपी का, लिखा जाता है। मैं आपको शीट दिखा रहा हूं 69 मार्क्स वाले स्टूडेंट की, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको कि 1 बाय 1 जैसे यहाँ पर एग्जामिनर नंबर होता है, तो कुछ इस तरीके से शीट होती है जो आपको बेसिक। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि टॉपर्स बच्चे जिनके 69 और 70 में नंबर आते हैं वो कितना लिखते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना लिखते हैं, उनकी राइटिंग मैटर करती है नहीं करती है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जब आप शीट खोलेंगे तो यहाँ पर सील लगी होती है, CBSE का लोगो लगा होता है, वो हटाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें तो ये एक टॉपर्स बच्चे की शीट का
का एक डेमो है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए कितना लिखा है, केवल क्वेश्चन नंबर 1 में 3 लाइंस लिखने के बाद उसको कंप्लीट 1 मार्क्स मिले हैं। आप देखिए यहाँ भी 3 लाइन में कवर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ भी 3 लाइन में कवर हो गया है, यहाँ तो 2 लाइन में ही 2 टॉपिक में छोटे छोटे उसने पॉइंट दिए हैं और वो पूरा मार्क्स मिला है, और यहाँ भी पूरा मार्क्स मिला है। तो आप देख रहे हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सटीक एग्जैक्ट अगर केवल लाइन लिख देते हैं, एग्जैक्ट वर्ड लिख देते हैं, तो भी आपको 1 मार्क्स पूरा मिलता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। यहीं देखिए आप, ये भी 1 मार्क्स का है, तो इसने केवल एक फॉर्मूला लिखा और पूरा फॉर्मूला लिखने पर ही उसे कंप्लीट मार्क्स मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, यहाँ पर कंसेप्ट जो पूछा गया है आप एग्जैक्ट उसे लिखते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। आप देखिए यहाँ भी केवल फॉर्मूला लिखा है, पूरा मार्क्स मिला है, यहाँ भी केवल फॉर्मूला ही लिखा है और पूरा मार्क्स मिला है, यहाँ तो केवल एक वर्ड लिखा और तब भी पूरा मार्क्स मिला है, और यहाँ भी एक वर्ड लिखा है, यहाँ तो एक डिजिट लिखी है। आप देखिए यहाँ डिजिट लिखी है, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें इसने बी ऑप्शन लिखा है और ऑप्शन का आंसर भी लिख दिया है। आप चाहें तो केवल आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन ना लिखें, और आप चाहें तो केवल ऑप्शन लिख के आंसर ना लिखें, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सारे ऑप्शंस केवल एक एक वर्ड में उन्होंने आंसर दिए हैं और पूरे मार्क्स मिले हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में केवल उसने ऑप्शन लिखा है सी क्या है ये भी नहीं लिखा, और अगर उसका ऑप्शन सी सही होता है तो उसको पूरा मार्क्स मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन में उसने बी ए सी डी जोन से भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे वो लिखे हैं और वो पूरा मार्क्स मिला है। तो आप देख रहे हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि हमें बहुत लेंथी नहीं लिखना है, हमें कंसेप्ट से रिलेटेड लिखना है। अगर कंसेप्ट से रिलेटेड केवल एक वर्ड बन रहा है तो एक वर्ड अगर हम राइट लिखेंगे तो पूरा मार्क्स आएगा, और अगर एमसीक्यू है तो अगर हम उसका ABC ऑप्शन लिख दें और ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट ना करें तो भी पूरा मार्क्स आएगा। अब चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर, सेक्शन बी पर। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप देखिए एक रिएक्शन है जिसको बैलेंस करना था, तो रिएक्शंस को 2 स्टेप में उसने बैलेंस किया और बैलेंस करके ऑल ओवर रिएक्शन बनाई, और आप देखिए यहाँ पर एक उसने फाइनल ऑल ओवर रिएक्शन बना दी और उसको पूरा मार्क्स यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पूरा मार्क्स उसको मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा उसने कोई थ्योरी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उसको पूरा मार्क्स मिला है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में रिएक्शन थी, तो ये फर्स्ट वाले का, और ये पूरा मार्क्स उसको कंप्लीट मिला है, उसने पूरा करके दिखाया है। अब सेकंड 2 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा कवर नहीं किया है, केवल 2 लाइनों में आंसर दिया है और पूरा का पूरा क्या मिला है, पूरे मार्क्स मिले हैं, 2 आउट ऑफ 2 मिले हैं। यहां भी सेकंड, ये इसके 2 ऑप्शन थे 2 मार्क्स वाले में, जिसका आंसर था रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और यहां आंसर था पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए आप, उसने अंडरलाइन भी कराया। सबसे अच्छी बात होती है कि आंसर को उसने अंडरलाइन किया है, फालतू की बातें लिख के, और उसने जो एग्जैक्ट आंसर है यानी उसका आंसर बन रहा था रिवर्स ऑस्मोसिस, तो यहां लिख दिया और पॉजिटिव डेविएशन यहां अंडरलाइन कर दिया ताकि टीचर की अच्छे से नजर पड़ जाए। तो आप देखिए यहां पर भी पूरे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। और अब आप देखिए एक और बात, आप जो ये शीट्स देख रहे हैं इसमें देखिए राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन पर जितने क्वेश्चन का नंबर है, यानी जितने क्वेश्चन मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पूरे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए, तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। देखिए आपको यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का तो इजीली पूरा वो एक फॉर्मूला लिखा है, इसका नाम लिखना था, उसने इजीली इसका नाम और उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया और उसको पूरा नंबर मिल गया, यानी एक वर्ड में ही काम चल गया और पूरा मार्क्स 1 मार्क्स यहाँ मिला है और सेकंड पार्ट इसका यहाँ मिला है। और ये भी आपको बता दूं, बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो स्टेप में होती है। तो स्टेप का मतलब अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें नाम पर हाफ मार्क्स इसके नाम पर मिला है और हाफ नाफ इसके किस पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखने पर मिला है। तो हाफ और हाफ 1 करके 1 पूरा हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हेनरीज लॉ लिखा है, तो लॉ सीधा सीधा लॉ लिखा और लॉ के बाद एक न्यूमेरिकल। अब आप देखिए न्यूमेरिकल में कैसे मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले उसने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, और उस वैल्यू के साथ उसने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जैसे ही उसका आंसर आएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, सॉरी, तो 1 मार्क्स यहाँ और 1 मार्क्स यहाँ, तो इसको ऑल ओवर पूरा कंप्लीट मार्क्स मिला है। 1 मार्क्स यहाँ मिल चुका है, 1 मार्क्स फॉर्मूला और उसमें वैल्यू डालकर आंसर देने के लिए मिल चुका है। तो इस तरीके से ये भी पूरा हो जाता है। आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं कि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3
गिव रीजन में पूछे जाते हैं, तो गिव रीजन में यहाँ ट्रांक्विलाइजर की डेफिनेशन पूछी थी, इजीली डेफिनेशन और एक एग्जांपल दे दिया, पूरा मार्क्स मिला है। यहाँ भी डेफिनेशन और एक एग्जांपल दे दिया, पूरा मार्क्स मिला है। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं, आप देखिए 2 लाइन का, 1 लाइन का ये है और 1.5 लाइन का ये है, 1 लाइन का ये है, यहाँ तो आंसर ये, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो केवल हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, सटीक लिखना है, अच्छा लिखना है और सही से लिखना है, ठीक है। और राइटिंग आप देख रहे हो, राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं कर रही है। अब हम 3 मार्क्स में क्या करते हैं, मैकेनिज्म में क्या करते हैं, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चंस कैसे कवर होते हैं और कैसे स्टेप में मार्किंग होती है, वो भी अब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट शीट अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लूकोज से रिलेटेड एक रिएक्शन पूछी थी, उसने रिएक्शन दे दी है और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये इसके साथ रिएक्ट होता है, तो ये बनता है, पूरा मार्क्स मिल गया, ठीक है। इसी तरीके ग्लूकोज से रिलेटेड दूसरी रिएक्शन पूछी थी, रिएजेंट डाल दिया और प्रोडक्ट बना दिया, पूरा मार्क्स मिल गया। तो इस तरीके से अगर आपकी रिएक्शन सही होती है, आप थ्योरी ना के बराबर भी लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा मेन ऑर्गेनिक के अंदर। तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन वाला कंसेप्ट पर कवर करना है, थ्योरी पर ज़्यादा कवर नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी मैटर नहीं है, आपकी रिएक्शन सही है तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आप आगे देख रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग की डेफिनेशन पूछी है, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन पूछी है, तो सिंपल सी डेफिनेशंस स्टूडेंट ने कवर करी हैं और पूरे मार्क्स मिल चुके हैं। यानी ये नहीं है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा लिखने से मिलता है, सटीक डेफिनेशन, सटीक कंसेप्ट लिखने से पूरा मार्क्स मिलता है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी न्यूमेरिकल पार्ट में स्टेप मार्किंग कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और यहाँ देखिए सबसे पहले बच्चे ने, अगर देखिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है लेकिन अगर आपको केवल फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि हाफ मार्क्स फॉर्मूले के होते हैं। जैसे ही बच्चे ने फॉर्मूला लिखा तुरंत हाफ मार्क्स मिल गए। हाफ मार्क्स मिलते ही जैसी उसने वैल्यू पुट करी फॉर्मूले के अंदर, यहाँ वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करते ही हाफ मार्क्स मिल गया। तो हाफ और हाफ 1 हो गया। इसका अगला पार्ट होगा, इस 3 नंबर के क्वेश्चन में एक पार्ट में ये पूछा है, 2 पार्ट का, 2 नंबर का पार्ट आगे होगा जो कि यहाँ है। अब 2 नंबर के पार्ट में कैसे मार्किंग हुई, तो देखिए उसने फिर एक नया फॉर्मूला अप्लाई करा तो हाफ मार्क्स मिल गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो फिर हाफ मार्क्स मिल गया, उस वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करा तो हाफ मार्क्स मिल गया, और आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ले आया, हाफ मार्क्स मिल गया। हाफ 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 करके यहाँ कितने हो गए 2, और अब मैं पीछे वापस शीट दिखाऊं तो हाफ यहाँ मिला था और हाफ यहाँ मिला था, ऑल ओवर 2 मार्क्स वहाँ थे, 1 मार्क्स यहाँ, तो यहाँ हो गया आपका 3 मार्क्स का टोटल। इस तरीके से बन जाता है। तो न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला जरूर लिखिए, भले ही आपकी कैलकुलेशन गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में भी देखिए आप, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे थे कि ये कैसा है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो बहुत ईजिली बच्चे ने इसका आंसर दिया पूरा मार्क्स, इसका आंसर दिया पूरा मार्क्स, और इसका एक लाइन में आंसर दिया पूरा मार्क्स, और 3 नंबर यहीं देखिए आप, 3 नंबर ऑलमोस्ट 4 लाइनों में 3 नंबर आ चुके हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि आधा पेज भरना है या 1 पेज भरना है या ज्यादा लिखने से नंबर मिलते हैं। तो ये डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा कि ज्यादा लिखने से कभी नंबर नहीं मिलते हैं। और आप देख रहे हो इस शीट की एक और स्पेशलिटी है, राइटिंग भले ही अच्छी नहीं है लेकिन कहीं कटिंग नहीं है। तो आप बोर्ड में कटिंग करने से बचें, कटिंग से बैड इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर को अच्छा फील नहीं आता है, ठीक है। अगर हम आगे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका पॉलीमर चैप्टर से केवल क्या पूछे थे, मोनोमर बता दो। तो नायलॉन इस पोल मोनोमर से बनता है, इस मोनोमर से बनता है, उनने दोनों मोनोमर सही लिखे 1 नंबर, इसका टेरिलीन का मोनोमर सही लिखा पूरा नंबर, ये मोनोमर लिखा पूरा नंबर। यानी कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी, जो पूछा था एग्जैक्ट वो लिखा और 3 नंबर फिर दोबारा आ गए। आगे बढ़ें तो देखिए आप नेक्स्ट में देखें, यहाँ देखिए अरेंज दैम में सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का पेपर में कहा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप लिख देते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर ऐसे निशान लग रहे हैं तो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर सही लगाया 1 मार्क्स, इस वाली सीरीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर सही लगाया 1 मार्क्स, ठीक है। उस 70 मार्क्स में से उसके 69 क्यों आए, तो उसने ये वाला ऑर्डर गलत कर दिया था, ये वाला ऑर्डर गलत कर दिया था, तो इसलिए उसका 1 मार्क्स यहाँ कटा है। यानी 70, अगर उसके 70 आउट ऑफ 70 आते, अगर वो ये ऑर्डर भी सही करता पूरी शीट में, तो पूरी शीट में उस स्टूडेंट की केवल यही गलती थी कि ये ऑर्डर उसने गलत लगाया था, ये यहाँ आना था और ये यहाँ आना था, ठीक है। तो यहाँ उसका 1 हाफ मार्क्स कट गया, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आउट ऑफ 2 मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो आपका ये ऑर्गेनिक के कंपाउंड है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएजेंट मिलता है, एरो लिखा मिलता है और आपको प्रोडक्ट बताना होता है। तो पूरी रिएक्शन ना लिख के देखो बच्चों ने कितना टाइम को मैनेज किया है, पूरी रिएक्शन में टाइम वेस्ट नहीं किया। जो पेपर में लिखी है उसे दोबारा क्या लिख के उसने नंबर डाला और डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट
सीधे प्रोडक्ट लिख दिए और पूरे पूरे मार्क्स मिले हैं। तो आप क्वेश्चन को लिखने से बचिए बोर्ड के पेपर में, और क्वेश्चन को कभी मत लिखिए, आप केवल क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चन पेपर की सीरीज को ना बिगाड़िए। आप देखिए बच्चा बिल्कुल क्वेश्चन की सीरीज से चल रहा है, 32 के बाद 33 ही करा है, और क्वेश्चन उसने कहीं नहीं लिखा है, सीधे आंसर लिखे हैं, उसने इतना टाइम मैनेज किया है, ठीक है, और बहुत कम लिख के बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया है ये स्टूडेंट। तो आप देखिए आगे देखें तो आप ये देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में उसने इस रिएक्शन में उसने रिएक्शन करके दिखाई है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं निकाला है। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक में जब वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन तो या कन्वर्जन, तो बाय प्रोडक्ट निकालने की नीड नहीं होती है, उसने कोई बाय प्रोडक्ट निकाल के नहीं दिखाया। तो आप चाहें तो बाय प्रोडक्ट निकालें, आप चाहें तो बाय प्रोडक्ट ना निकालें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। वहीं पर देखिए कायरल कार्बन से क्वेश्चन है, तो कायरल कार्बन में बस उसने लिख दिया दिस इज द कायरल कार्बन, पूरा नंबर मिला है, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्जन था तो उसने केवल रिएजेंट लिखा, ठीक है, कन्वर्जन बना दिया, यानी इससे ये कैसे बनाया तो आपको बनाकर दिखा दिया। देखिए यहाँ बैलेंसिंग, कन्वर्जन में कोई खास बैलेंसिंग भी काम नहीं करती है, आपको रिएजेंट और जो रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट सही होना चाहिए, यहाँ बैलेंसिंग भी नहीं की पार्ट नहीं करती है। तो देखिए पूरा मार्क्स मिला है यहाँ भी। इसकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये है सेक्शन डी, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 पार्ट में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पूछा था उसने यहाँ अंडरलाइन कराया पेंसिल से कि ये एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, और बिल्कुल पूरा नंबर मिला है। इसी तरीके से इस पार्ट में जो पूछा था, ये पार्ट में स्टेबिलिटी पूछी थी और उसने बताया कि जो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाती है। तो उसने यहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है, जो शायद आपको ना दिख रहा हो, उसको भी पूरा मार्क्स मिला है। उसके बाद यहाँ उसने पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है, रिड्यूसिंग, तो उसने यहाँ इसको SO2 को अंडरलाइन किया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अंडरलाइन किया और पूरा मार्क्स मिला है। वहीं आपके पी ब्लॉक से बहुत जल्दी क्या आता है, स्ट्रक्चर्स आती हैं, तो स्ट्रक्चर्स उसने बहुत एग्जैक्ट और साफ सुथरी स्ट्रक्चर बनाई है, पूरा मार्क्स मिला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा वैसे भी ध्यान देना है आप लोगों को। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में उसने एग्जैक्ट प्रोडक्ट बना के अंडरलाइन किया है, तो उसको पूरा मार्क्स मिला है, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल कराया गया है, तो न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे हाफ मार्क्स, फॉर्मूले में नेक्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ है क्योंकि 2 फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में, तो पहले फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, दूसरे फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही हाफ मार्क्स, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही हाफ मार्क्स, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो दो फॉर्मूले लिखे और उन दोनों में वैल्यू पुट करने पर ही मिल गए। अब आगे आता है, तो आगे जैसे ही हम कहें कि कैलकुलेशन प्रोसीड हुई, हाफ मार्क्स और एग्जैक्ट आंसर आया तो हाफ मार्क्स। तो इस तरीके से हाफ करते करते उसके फुल मार्क्स हो गए हैं। आप देखिए पीछे क्वेश्चन में पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। ये 36 क्वेश्चन था और इसके बाद 36 क्वेश्चन के बाद आती है 37 की बारी। तो 37 में ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन थी कि अगर इसके रिएजेंट बने तो क्या बनेगा, तो उसने एग्जैक्ट प्रोडक्ट बताया, बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है उसने मतलब नहीं है, उसने कुछ नहीं लिखा और आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये छोटा सा मैकेनिज्म पूछा था कि आर क्या है, तो उसने केवल प्रोडक्ट बनाया, बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया। ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट बनाने की नीड भी नहीं होती है, ठीक है। डायबल एच जब डलता है तो क्या होता है, तो आंसर दे दिया। इस तरीके से 1 1 1 पूरे आंसर मिल रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपका क्या आता है, केमिकल डिफरेंस। तो केमिकल डिफरेंस में उसने क्लियर किया कि इस पर टॉलन रिएजेंट डालेंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस पर नहीं डालेंगे, तो उसने यहाँ भी उसका पूरा मार्क्स आ चुका है। और एट लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट में होता है ये कि आपकी लास्ट वाली शीट पर यहाँ पर जो टोटल होता है, एग्जामिनर यहाँ भी टोटल करता है और यहाँ टोटल करने के बाद यहाँ एग्जामिनर नंबर होता है और यहाँ एग्जामिनर के सिग्नेचर होते हैं। और इस शीट को 2 से 3 बार टोटल किया जाता है। और अब हर क्वेश्चन में जितने मार्क्स आए हैं, वो सारे क्वेश्चन के मार्क्स कहाँ फिल किए जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन के मार्क्स फिल किए जाते हैं यहाँ पर इस ब्लैंक शीट में। अब अंदर चेक होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पर कितना मार्क्स मिला है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 पर उतना मार्क्स फिल कर दिया जाएगा, 2 पर कितना मिला है उतना फिल कर दिया जाएगा, 3 पर कितना मिला है उतना फिल कर दिया जाएगा, 4 पर कितना मिला है उतना फिल कर दिया जाएगा। फिर पहले 10 क्वेश्चंस का टोटल यहाँ होगा, फिर अगले 10 क्वेश्चन का टोटल यहाँ होगा, फिर अगले 10 क्वेश्चन का टोटल यहाँ होगा। और अगर आप 12th में हैं तो 37 क्वेश्चन आते हैं तो अगले 7 क्वेश्चन का टोटल यहाँ होगा। जो क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट नहीं हुए 38, 39, 40 उनको काट दिया जाएगा और तीनों का ग्रैंड टोटल यहाँ होगा। ग्रैंड टोटल यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा, पीछे भी लिखा जाएगा। एग्जामिनर यहाँ भी सिग्नेचर करेगा, एग्जामिनर नंबर यहाँ भी डालेगा और इस तरीके से। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी।
तो गाइज आपने अभी अभी देखा कि किस तरीके से 70 और 69 मार्क्स वाले स्टूडेंट की शीट होती है, किस तरीके से बच्चा लिखता है, कितना कम लिखता है। और आपने देखा कि हैंड राइटिंग यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करती है। इस जो शीट आपने देखी थी वो बिल्कुल भी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग की नहीं थी, लेकिन फिर भी कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट मार्क्स उसको मिल रहे थे। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, स्पेलिंग्स मैटर नहीं करते हैं, कन्वर्जन और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बाय प्रोडक्ट मैटर नहीं करते हैं, और क्वेश्चन लिखने से बचें। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखने हैं। तो होप आपकी आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और आपको अच्छी लगेगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।